Hello dear students, once again welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we understand about business for class 11th, and in this video we understand about the chapter number 9, that's name is the internal trade, and it is our fifth part. In this part our today's topic is रिटेलर लार्ज स्केल फिक्स शॉप रिटेलर्स, क्योंकि हमने जो लास्ट टाइम पढ़ा था रिटेलर्स के बारे में पढ़ लिया, फिक्स शॉप रिटेलर्स जो दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, तो उसमें हमारे पास दो तरीके के आते हैं जो स्मॉल स्केल पे होते हैं और दूसरे हमारे जो होते हैं लार्ज स्केल पे होते हैं। तो लार्ज स्केल पे फिक्स शॉप रिटेलर्स जो हमारे होते हैं कैसे होते हैं पहले उनके बारे में आज पढ़ेंगे हम। तो नॉर्मली लार्ज स्केल फिक्स शॉप या लार्ज स्केल फिक्स रिटेलर शॉप की अगर बात करें तो लार्ज स्केल रिटेलर्स डील्स इन द लार्ज स्टॉक ऑफ अ गुड्स एंड परचेज गुड्स इन बल्क। द फीचर्स ऑफ द लार्ज स्केल रिटेलर्स आर दीज। तो पहले हम ये समझ लें कि लार्ज रिटेलर स्केलर्स क्या होता है। जैसे बिग बाजार का यहाँ का एग्जांपल दिया गया है, ये रिटेलर शॉप है, लेकिन इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, बड़े लार्ज स्टॉक को मेंटेन करने का काम करता है, ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स को परचेज करता है और उसको फिर क्या करता है, बेचने का काम करता है। तो इनके फीचर्स क्या होते हैं, दे रिक्वायर अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट, इसमें बहुत बड़े अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है जब बिजनेस को एस्टैब्लिश करने, पैसे ज़्यादा लगाने पड़ते हैं। साथ ही दे हैव अ लार्ज साइज ऑफ अ शोरूम टू सेल गुड्स। ये क्या करते हैं, इनके पास बड़े शोरूम्स होते हैं जिसके थ्रू ये रिप्रेजेंटेशन को मेंटेन करके अपने गुड्स को बेचने का काम करते हैं। दे आर जनरली लोकेटेड एट अ सेंट्रल प्लेस और इन शॉपिंग सेंटर्स। तो नॉर्मली ये क्या होते हैं, सेंट्रल प्लेस यानी कि कोई कहते हैं कि ऐसी प्लेस पे जहाँ पे कस्टमर आसानी से पहुँच सकता हो और चारों तरफ से या फिर जिस भी वे ऑफ मीन से वो नियरेस्ट उसके लिए हो, तो वह ऐसे जगहों पे क्या होते हैं, सिचुएटेड होते हैं। और नॉर्मली ये दिखाएं तो ये कहता है कि शॉपिंग सेंटर्स में या तो ये फिर इन्वॉल्व होते हैं। फिर कहता है लार्ज नंबर ऑफ द कस्टमर विजिट दीज शोरूम। बहुत बड़ी क्वांटिटी में कस्टमर्स इन शोरूम्स में क्या करते हैं, विजिट करने का काम करते हैं। जैसे आप जाते हैं बिग बाजार वी मार्ट की तरफ मूव करते हैं तो आप जैसे बहुत सारे लोग वहाँ पे जाते हैं, घूम के चले आते हैं और परचेजिंग करते हैं। ठीक है, द मोस्ट ऑफ द कॉमन फॉर्म्स और द टाइप्स ऑफ द लार्ज स्केल रिटेलर्स। कौन कौन से इसमें आता है, डिपार्टमेंटल स्टोर आता है, मल्टीपल स्टोर आता है या शॉप चेंज स्टोर आता है, साथ ही साथ मेल ऑर्डर रिटेलिंग आती है। तो अगर देखें तो हम सबसे पहले आज देख लेते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर के बारे में। डिपार्टमेंटल स्टोर की जब भी बात करते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर इज अ लार्ज रिटेल शोरूम हैविंग द नंबर ऑफ द डिपार्टमेंट अंडर द वन रूफ। ईच डिपार्टमेंट स्पेशलाइज इन अ वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट। डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या होता है, अगर ये देखें तो ये क्या होता है, एक बड़ा सा शोरूम होता है जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं और हर एक डिपार्टमेंट में क्या होता है कि एक स्पेशलाइजिंग ऑफ द सिंगल लाइन या वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट, यानी किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के या किसी एक लाइन के प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप अभी यहाँ पे जब जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वी मार्ट की हम बात कर लें या फिर बिग बाज़ार की बात कर लें, जो वी बाज़ार है, तो उन लोगों ने क्या कर रखा है कि एक सेगमेंट मेंस के लिए क्लेरिफाई कर रखा है तो दूसरा सेगमेंट वीमेंस के लिए। उसमें कुछ सेगमेंट क्रॉकरीज के लिए रखे हुए हैं तो कुछ सेगमेंट जो है ब्यूटिशियंस के लिए रखा हुआ है, या एक कुछ सेगमेंट्स रखे हैं उन्होंने क्या कर रखा है कि उन्होंने शूज सेगमेंट्स रखे हैं, कुछ किड्स वियर सेगमेंट है तो कुछ जेंट्स या फीमेल वियर सेगमेंट्स, यानी कि हर एक सेगमेंट्स में उन्होंने एक स्पेशलाइज कैटेगरी को रखा हुआ है, एक स्पेशलाइज सिचुएशन को रखा है। लेकिन अगर देखें तो यहाँ पे क्या है, टेक्सटाइल सेगमेंट है, पूरा का पूरा वन लाइन प्रोडक्ट है। किस तरह का यह प्रोडक्ट बेचा जाता है, ज़्यादातर टेक्सटाइल सेगमेंट से बेचा जाता है। फिर कहता है ईच ऑफ द डिपार्टमेंट इज लाइक अ सेपरेट शॉप विद द सेंट्रलाइज परचेजिंग सेलिंग्स एंड अकाउंटिंग। हर एक डिपार्टमेंट का क्या होता है, एक सेपरेट पोर्शन होती है, सेपरेट शॉप्स होती हैं, और वो क्या होती है, इसकी जो परचेजिंग एंड सेलिंग या फिर अकाउंटिंग की सिचुएशन की बात करें तो ये सेंट्रलाइज होती है। अक्सर आपने देखा होगा कि आप अगर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तरफ गए होंगे या सिटी मॉल की तरफ गए होंगे तो वहाँ से जो भी चीज़ आपने परचेज की होंगी, चाहे आप जो भी चीज़ खरीद के लेके आ रहे हो, चाहे आप वेजिटेबल्स लेके आ रहे हो, जैसे सिटी मॉल गोरखपुर चले जाते हैं तो चाहे वहाँ वेजिटेबल आप लेके आ रहे हैं, चाहे क्रॉकरीज परचेज कर रहे हैं, चाहे इलेक्ट्रिक आइटम परचेज कर रहे हैं, या फिर आप टेक्सटाइल से रिलेटेड कोई चीज़ है, तो वहाँ पे देखें तो बिलिंग का एक ही कॉर्नर होता है जहाँ पे आप बिल करने का काम करते हैं। तो वहाँ अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट की बात करें या सेलिंग के कॉन्सेप्ट, वहाँ पे सिंगल कॉर्नर होता है, सेंट्रलाइज होता है। द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज ऑफ द डिपार्टमेंटल स्टोर आर मैनेज बाय द जनरल मैनेजर। तो इन सारी एक्टिविटीज़ को जो मैनेज करने का काम किया जाता है वो किसके थ्रू किया जाता है, जनरल मैनेजर। एंड जनरल मैनेजर्स अपॉइंट द डिपार्टमेंटल मैनेजर्स फॉर ईच डिपार्टमेंट। जनरल मैनेजर क्या होता है, हर एक डिपार्टमेंट का मैनेजर्स को अपॉइंट करने का काम करता है। हर एक डिपार्टमेंट में वो क्या करता है, मैनेजर्स को अपॉइंट करता है कि हाँ इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट में कोई रिक्वायरमेंट है तो उसको आप चेकआउट करोगे, बाकी अदर डिपार्टमेंट जो जी जैसी रिक्वायरमेंट है तो वो अलग अलग लोगों को अपॉइंट करके क्या करता है, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कराने का काम करता है।
बात करें मेन फीचर्स की, तो इसमें लार्ज साइज होता है, बड़ा होता है, क्योंकि डिपार्टमेंटल शोरूम होती है, इसमें लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, तो कहीं ना कहीं इसका जो डिपार्टमेंटल शोरूम होता है वो भी क्या होता है, बड़ा होता है। फिर कहता है वाइड रेंज, इसमें वैरायटी ऑफ द थिंग्स आपको मिल जाती हैं, एक रूफ के नीचे बहुत बड़ी रेंज मिल जाती है आपको। डिपार्टमेंटल स्टोर्स डील विद द वाइड रेंज ऑफ अ प्रोडक्ट फ्रॉम द लो प्राइस टू वेरी एक्सपेंसिव गुड्स। देखें तो सस्ते से लेके महंगे तक के दोनों तरह के प्रोडक्ट को ये क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है। द डिफरेंट वैराइटीज ऑफ गुड्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट डिपार्टमेंट। अलग अलग वैरायटी ऑफ द गुड्स क्या होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में अवेलेबल होते हैं। आप चाहें तो जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि एक सेगमेंट आपका अलग अलग सेगमेंट होता है इनका, कि इस सेगमेंट में इस तरह के कपड़े होंगे, इस तरह के सेगमेंट में इस तरह की चीज़ें होंगी, तो वो अलग अलग सेगमेंट में आपको मिलेगा अलग अलग वैरायटी के थिंग्स। डिपार्टमेंटली ऑर्जिनेटेड ऑर्जिन पे अगर बात करते हैं तो कहता है द स्टोर ऑफ डिपार्टमेंटली organized departmentally organized the goods offered for the sales are the classified एंड ईच डिपार्टमेंट स्पेशलाइज इन अ वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट। तो अगर देखें तो जो भी ऑफर वगैरह आते हैं वो क्लासिफाइड होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग होते हैं, और जो भी डिपार्टमेंट होते हैं वो सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट के होते हैं। फिर कहता है सेंट्रल परचेज, यानी कि जो परचेजिंग होती है वो केवल जनरल मैनेजर के इनकी रिक्वायरमेंट को जनरल मैनेजर के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ही इसको परचेज किया जाता है। यानी कि कहता है द परचेज ऑफ ऑल डिपार्टमेंट आर मेड सेंट्रली, यानी जो भी डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं उनका जो परचेजिंग होती है वो एक जगह से कहती है। डिपार्टमेंटल मैनेजर्स आर टू गिव देयर लिस्ट their equipments to general managers who make the purchase for the all department। यानी कि जनरल मैनेजर क्या करता है, जितने भी मैनेजर्स उसने हायर कर रखे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, उन सारे मैनेजर्स की लिस्टिंग को ले लेता है, जो रिक्वायरमेंट होती है उस लिस्टिंग को रिसीव करके अपने खुद परचेज करने का काम करता है। सेंट्रल लोकेशन की अगर बात करें तो इनका जो लोकेशन होता है मोस्ट ऑफ सेंट्रल लोकेशन पे होता है। सेंट्रल लोकेशन का मतलब ऐसे है कि जहाँ पे लोग आसानी से पहुँच सकते हो, जहाँ पे कनेक्टिविटी बेहतर तरीके से हो सकती हो। डिपार्टमेंटल स्टोर इज लोकेटेड एट अ सेंट्रल प्लेस or the shopping centers so that the peoples from the different parts of the cities can easily reach there। तो जो अलग अलग लोग होते हैं आसानी से जो पहुंच सकते हो, इस पॉइंट ऑफ व्यू को रखे सेंट्रलाइज किया जाता है। द सर्विस की बात है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स प्रोवाइड द नंबर ऑफ द सर्विसेज एंड फैसिलिटीज टू द कस्टमर्स लाइक अ पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन बूथ, रेस्टोरेंट, पार्किंग, फ्री होम डिलीवरी एक्सेट्रा। तो ये तमाम तरह की सर्विसेज जो होती हैं वो कौन प्रोवाइड करता है, डिपार्टमेंटल स्टोर के थ्रू प्रोवाइड किया जा सकता है। खासतौर से ये लार्ज स्केल पे जो रिटेल शॉप होते हैं उनके बेसिस पे। तो फिर कहता है एलिमिनेटिंग द मिडिल मैन, ये क्या करती हैं कंपनियां, ज़्यादातर सीधे मैन्युफैक्चरर से गुड्स को खरीदती हैं और कस्टमर को बेचने का काम करती है, थोड़े रीजनेबल प्राइस में बेच देती हैं, जिससे क्या होता है कि कस्टमर को थोड़ा सस्ता सामान मिल जाता है, और साथ ही साथ जो होता है कि जो एलिमिनेशन होता है मिडिल मैन का जो बेनिफिट होता है उसको रिड्यूस कर दिया जाता है। एडवर्टाइजिंग की बात करें तो इसमें एडवर्टाइजिंग पे भी बहुत बड़ा एक्सपेंसेस होता है, क्योंकि ये कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग तरीके के वे ऑफ मीन्स को यूज करते हैं एडवर्टाइज करने के लिए, तो एक्सपेंसिव होता है। फिर डिपार्टमेंटल स्टोर्स एडवर्टाइज ऑन अ लार्ज स्केल टू द अट्रैक्ट द कस्टमर फ्रॉम फार एंड वाइड। अक्सर देखिए आपने होर्डिंग्स ये बहुत बड़े बड़े लगाते हैं अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, तो एडवर्टाइजमेंट भी इनका होता है अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। फिर हम बात करते हैं मल्टीपल शॉप या चेन स्टोर की बात करें तो इसमें नॉर्मली होता है मल्टीपल शॉप रेफर्स द नंबर ऑफ आइडेंटिकल शॉप्स लोकेटेड इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिटीज़। ये ऐसे शॉप होते हैं जो एक ही शॉप होगी लेकिन एक ही सिटी में अलग अलग कॉर्नर पे होती है। जैसे अगर देखें तो हमारा जो वी बाज़ार है या वी मार्ट है वो इसी कॉन्सेप्ट में आता है, मल्टीपल शॉप चेन या चेन स्टोर शॉप में आता है। वो अगर गोरखपुर में देखें तो गोरखपुर में कई जगहों पे है, लेकिन जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होता है या फिर अगर बात करें जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं वो एक शोरूम में वगैरह में जहाँ तक होते हैं तो वो एक ही जगह पे होते हैं, वो हर जगह नहीं होते हैं। यहाँ पे आगे कहता है दीज शॉप्स आर ओन्ड एंड कंट्रोल बाय अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कंट्रोल एंड मैनेज करने का काम किया जाता है। तो दीज चेन स्टोर मे बी स्टैब्लिश्ड बाय द मैन्युफैक्चरर और द ट्रेडर्स। तो ये जो स्टोर्स होते हैं या तो मैन्युफैक्चरर इसको जनरेट करने का काम करता है या फिर ट्रेडर इसको जनरेट करता है। इन यूएसए दीज शॉप आर नोन एज अ चेन स्टोर बट दीज are the popular as the multiple shops in Europe like example Bata, DCM's stores etc। तो अगर देखें तो यूएसए में इसको चेन स्टोर्स के रूप में देखते हैं और अगर हम बात करें यूरोप में तो इसे मल्टीपल शॉप्स के रूप में ये पॉपुलर है। जैसे एग्जांपल हमारे तरफ बाटा की बात कर लें तो एक ही प्लेस पे क्या होता है, बाटा जो होती है वो अलग अलग दुकानें एक ही सिटी में ओपन कर लेती है, तो वो चेन स्टोर होती है। इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है एक जगह से ही पूरी की जाती है। थोड़ा सा आगे देखते हैं क्या कहना चाहता है ये।
द फीचर ऑफ द मल्टीपल शॉप्स की बात करें या चेन स्टोर शॉप्स की बात करें तो लार्ज स्केल साइज की बात होती है इसमें। कहता है चेन स्टोर्स ऑपरेट ऑन द लार्ज स्केल पे ये ऑपरेट करता है। साथ ही कहता है ह्यूज इन्वेस्टमेंट इज द रिक्वायर्ड टू द सेटअप द आइडेंटिकल शॉप इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिटी। यानी कि एक सिटी में अलग अलग कॉर्नर पे अगर इसको इस्टेब्लिश करना है तो ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए यहाँ पे लार्ज साइज को रिप्रेजेंट करता है, लार्ज इन्वेस्टमेंट की बात करता है। स्पेशलाइज्ड इन वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि इसमें भी जो प्रोडक्ट होते हैं वो वन लाइन होते हैं। जैसे बाटा का एग्जाम्पल अभी लिया हम लोगों ने, तो बाटा की जो शॉप होती है वो क्या होती है, केवल शूज़ बेचती है और शूज़ में जितने भी वैरायटीज़ हो सकती हैं उन सारी वैरायटीज़ को बेचने का काम करती है। तो वो जो शूज़ का सेगमेंट है वो वन लाइन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। और वो क्या होती है कि वो एक सिटी में अलग अलग जगहों पे अलग अलग दुकानों के बेसिस पे कह लीजिए या अलग अलग शोरूम्स के बेसिस पे उसको बेचने का काम किया जाता है, लेकिन होती किस नाम से, सेम नाम से, बाटा के ही नाम से रजिस्टर्ड होती है। आगे हम बात करते हैं तो सेंट्रलाइज परचेजिंग। ऐसे शॉप में जो परचेजिंग होती है वो सेंट्रलाइज होती है, यानी कि जो मेन शॉप होती है वहीं से सारी परचेजिंग होती है और बाकी जो रिक्वायरमेंट अमाउंट होता है, जो रिक्वायर्ड गुड्स होती हैं अलग अलग चेन स्टोर्स की, उनको इस सेंट्रलाइज शॉपिंग्स के बेसिस पे उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने का काम कहता है। यानी कि अगर मान लीजिए कि मिस्टर ए सेंट्रलाइज शॉप्स के ऑनर हैं या फिर कह लीजिए कि मैनेजर हैं और बाकी लोग क्या हैं, चेन स्टोर्स में काम कर रहे हैं, मिस्टर बी सी डी, तो उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो अपनी रिक्वायरमेंट को फिर उसी तरीके से जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर में होता है, रिक्वायरमेंट को मिस्टर ए को फॉरवर्ड करेंगे, मिस्टर ए क्या करेंगे, उसकी परचेजिंग करके इन लोगों की इनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने का काम करेंगे। तो ऑल दीज गुड्स द गुड्स फॉर ऑल द चेन स्टोर्स आर परचेज्ड बाय द हेड ऑफिस टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी और इन प्रोडक्ट सोल्ड एट अ डिफरेंट रिटेल शोरूम। यूनिफॉर्मिटी एट अ प्रोडक्ट, यानी कि सारे प्रोडक्ट एक जैसे हैं, एक सिचुएशन में हैं, अलग अलग स्टोर पे होने के बावजूद भी इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हुए क्या किया जाता है, सेंट्रलाइज परचेजिंग करने का काम किया जाता है। डिसेंट्रलाइजेशन सेल की अगर बात करें, हाँ परचेजिंग सेंट्रलाइज होती है लेकिन सेलिंग जो होती है डिसेंट्रलाइज होती है, यानी कि अलग अलग स्टोर्स पे जो भी जितने भी स्टोर्स हैं उन सभी स्टोर्स से बेचने का काम किया जाता है, जबकि परचेजिंग किसी एक जो मेन हेड ऑफिस होता है वहाँ से किया जाता है। क्वालिटी की बात करें, द चेन स्टोर्स डील विद द स्टैंडर्डाइज्ड एंड द ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, द क्वालिटी ऑफ द शोड टू द कस्टमर इन द चेन स्टोर। तो जो क्वालिटी होती है वो ब्रांडेड होती है, बेहतर क्वालिटी की होती है, जिससे कस्टमर निश्चिंत होता है कि जो प्रोडक्ट वहाँ मिल रहा है हेड ऑफिस पे वही प्रोडक्ट इनको उनके चेन स्टोर्स पे भी मिल रहा है। ठीक है, एलिमिनेटिंग द मिडिल मैन, यहाँ पे भी एलिमिनेट करने का काम किया जाता है, क्योंकि ये भी क्या करते हैं, सीधे मैन्युफैक्चरर से परचेज करते हैं और सीधे कस्टमर को डील करने का काम करते हैं, इसलिए एलिमिनेशन जो होता है मिडिल मैन का वो कर दिया जाता है। यूनिफॉर्म प्राइस, यानी कि अगर देखें तो जो प्रोडक्ट की प्राइसिंग पहली शॉप पे है वही प्रोडक्ट की प्राइसिंग दूसरी शॉप पे नहीं, फिक्स प्राइसिंग होती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। यहाँ इससे क्या होता है, कस्टमर को एक ही रेट पे अलग अलग, जैसे मान लीजिए हमारे लिए यहाँ हमारे अपने स्कूल के नियरेस्ट में कोई बाटा का शोरूम है, तो हम जो प्राइस वो हमें दे रहा है वही प्राइस हमको गोरखपुर वाले रोड पे जो बाटा का शोरूम है वो दे रहा है। तो दोनों में देखें तो दोनों में केवल डिस्टेंस का डिफरेंसेस है, हमारे पास जो नियरेस्ट है उससे जाके लेंगे तो वही प्राइस मिलना है, चाहे हम गोरखपुर वाले रोड पे जो बाटा का शोरूम है उससे लें तो वो प्राइस मिलना है। तो दोनों सिचुएशन हमारी क्या होगी, सिमिलर होगी, यानी कि प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आएगी, दोनों यूनिफॉर्म होगी। फिर कैश सेल्स, यहाँ पे जो आता है तो क्या होता है, कैश सेल्स पे होंगे, क्रेडिट सेल्स पे नहीं होते। क्या द चेन स्टोर्स ऑन द नॉट नो क्रेडिट इज गिवन, द गुड्स आर सोल्ड ऑन अ कैश बेसिस ओनली, यानी कि चेन स्टोर में क्रेडिट सेलिंग्स नहीं होती है और ये गुड्स जो होते हैं वो केवल कैश बेसिस पे सेल किए जाते हैं। थोड़ा डिफरेंसेस देख लिया जाए चेन स्टोर और डिपार्टमेंटल स्टोर में। तो वैरायटीज़ की बात करें, डिपार्टमेंटल स्टोर द keep a wide variety of the product to satisfying the requirement of all the customers, सारे कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए क्या करता है डिपार्टमेंटल स्टोर, वाइड वैरायटी यानी बहुत सारी वैरायटी को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ये क्या करता है, चेन स्टोर में केवल सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने का काम किया जाता है, उसमें भी जो रेंज होती है वो लिमिटेड होती है। कैश एंड क्रेडिट की बात करें तो मोस्ट ऑफ टाइम जो डिपार्टमेंटल स्टोर होता है वो दोनों फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने का काम करता है, कैश एंड क्रेडिट का, लेकिन चेन स्टोर की बात करें तो केवल कैश फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। लोकेशन की बात करें तो डिपार्टमेंटल स्टोर जो होता है वो सेंट्रलाइज होता है, सिटीज़ के सेंटर में लोकेटेड होता है मोस्ट ऑफ टाइम। चेन स्टोर की बात करें तो सिटी में डिफरेंट लोकेशन पे ये स्टोर मतलब सिचुएटेड होते हैं। रिस्क की बात करें तो डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या होता है, हाई रिस्क होती है, ठीक है, कहता है द जनरेट देयर इज़ अ ग्रेटर रिस्क इन डिपार्टमेंटल स्टोर। अगर इसकी बात करें तो इस पर क्या होता है, रिस्क थोड़ा सा कम होता है क्योंकि जो इसके प्रोडक्ट होते हैं वो बटे हुए होते हैं कंपेयर टू द डिपार्टमेंटल स्टोर। देन आपके बाद टाइप ऑफ द कस्टमर्स की बात करें तो इसमें जो
ग्रुप्स ऑफ द कस्टमर्स होते हैं वो ज़्यादा हैवी होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं, और इसमें लिमिटेड कस्टमर ही आते हैं जिनकी इनकम उस पॉइंट ऑफ व्यू को फुलफिल करती है। यहाँ लिखा भी है दे अट्रैक्ट द कस्टमर्स फॉर ऑल इनकम ग्रुप्स, ऑल इनकम ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हाई इनकम ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते हैं। देन सर्विस की बात करें, डिपार्टमेंटल स्टोर्स आपको पोस्ट, टेलीफोन, रेस्टोरेंट एंड फ्री डिलीवरी की सर्विस देता है, और चेन स्टोर्स में कोई सर्विस ऑफर्स नहीं किए जाते हैं। डेकोरेशन की बात करें तो ये फुल्ली डेकोरेटेड होता है, और चेन स्टोर में थोड़ी बहुत यूनिफॉर्मिटी होती है, यानी कि जो डेकोरेशन होता है वो सारे स्टोर्स का एक जैसा ही होता है। प्राइसिंग की बात करें तो जो डिपार्टमेंटल स्टोर होती है, द प्राइसिंग चेंज इन ऑल द डिपार्टमेंट स्टोर्स आर नॉट फिक्स्ड एंड यूनिफॉर्म। हर एक डिपार्टमेंटल स्टोर पे जो प्राइसिंग होती है वो फिक्स नहीं होती है, अलग अलग होती है, जबकि चेन स्टोर में क्या होता है, फिक्स्ड होता है। फिर एडवर्टाइजिंग की बात करें तो ये ज़्यादा एक्सपेंसेस करते हैं। चेन स्टोर में क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट थोड़ा सा नेशनल लेवल पे ही होता है, नॉर्मली अगर देखें तो बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करता है, एक लिमिटेड अमाउंट में ही एक्सपेंसेस किए जाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो कहता है देयर इज़ अ मोर फ्लेक्सिबल ऑफ ऑपरेशन इन द डिपार्टमेंटल स्टोर, चेंज इन द पॉलिसीज़ आर द मेड द अकॉर्डिंग टू द लोकल अपॉर्चुनिटीज़। तो जैसी लोकल अपॉर्चुनिटीज़ होती है वो अपनी पॉलिसीज़ में चेंजेस लाते हैं, लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता है, ये कांस्टेंट होती है, यानी कि इसमें कोई चेंजेस नहीं आते। अब बात करते हैं मेल ऑर्डर फैसिलिटीज़ की या मेल ऑर्डर रिटेलिंग शॉप की। तो मेल ऑर्डर रिटेलिंग शॉप्स कंडक्ट द पोटेंशियल बायर थ्रू द एडवर्टाइजमेंट एंड द मेलिंग पब्लिसिटी। तो नॉर्मली ये जो पोटेंशियल बायर होता है वो एडवर्टाइजमेंट और मेलिंग पब्लिसिटी के बेसिस पे ही क्या करता है, परचेजिंग करने का काम करता है, बाय सेंडिंग द सर्कुलर, कैटलॉग्स, प्राइस लिस्ट, सैम्पल्स, बुकलेट्स एक्सेट्रा। तो इसमें क्या होता है, जो सेलिंग्स होती है वो किसके थ्रू, जो सेलर है वो तो क्या करता है, वो सर्कुलर को फॉरवर्ड कर लेता है, चाहे न्यूज़पेपर के थ्रू करता हो या पर्सनली करता हो, कैटलॉग्स को देता है या प्राइस लिस्ट को फॉरवर्ड करता है, सैम्पलिंग को फॉरवर्ड करता है या बुकलेट्स को फॉरवर्ड करके क्या करता है, कस्टमर को अट्रैक्ट करने का काम करता है जिससे वो उसे खरीद सके। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड द शॉपिंग बाय द पोस्ट, बाय द कस्टमर, बाय द सेलिंग एंड सेलिंग बाय द पोस्ट बाई सेलर। तो इसमें क्या होता है, कस्टमर के थ्रू ये क्या होता है, कहता है कि दिस टाइप ऑफ द अरेंजमेंट इज कॉल्ड द शॉपिंग बाई पोस्ट। शॉपिंग बाई पोस्ट इसको कस्टमर के थ्रू कहते हैं, और सेलर के थ्रू सेलिंग बाई पोस्ट कहा जाता है। तो इसके जो मेन फीचर्स उसमें कहता है डिटेल्ड मेलिंग लिस्ट कंटेन द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पोटेंशियल कस्टमर इज मेंटेन्ड बाई द मेल ऑर्डर हाउस। तो यानी कि जब वो मेल ऑर्डर हमारा फॉरवर्ड होता है, यानी कि ऑर्डर जब हमको मिलता है तो उसमें क्या होता है, जो पोटेंशियल बायर होता है वो क्या करता है, अपने सारे डिटेल्स को राइट ऑफ करने का काम करता है। फिर कहता है द सेलर सेंड द सर्कुलर कैटलॉग्स टू द कस्टमर बाय द पोस्ट। और सेलर क्या करता है, सारे अपने जो डिटेल्स होते हैं जैसा कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है उसको क्या करता है, बाय द पोस्ट उसको भेजने का काम करता है। उसमें वो उसका सर्कुलर हो सकता है कि कैसे कैसे वो प्रोसीजर को मेंटेन करता है और क्या क्या चीज़ें उसके पास हैं, कैटलॉग के बेसिस पे उसको फॉरवर्ड कर देता है। द कस्टमर ऑल्सो प्लेस ऑर्डर बाय द सेलेक्टिंग द गुड्स फ्रॉम द कैटलॉग्स बाय द पोस्ट। और कस्टमर भी क्या करता है, जो कैटलॉग उसके पास है उसमें से क्या करता है, गुड्स को सेलेक्ट करके सेलर को क्या करता है, बाई पोस्ट अपने चॉइस को भेज देता है। फिर कहता है जनरली द स्टैंडर्डाइज्ड आइटम्स ऑफ आर ब्रॉट एंड सोल्ड थ्रू द मेल ऑर्डर हाउसेज एज द इंस्पेक्शन ऑफ द गुड्स इज़ नॉट पॉसिबल। तो नॉर्मली इसमें क्या होता है, स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स होते हैं जो मेल ऑर्डर के थ्रू हाउसेज को सेल आउट किए जाते हैं, इसमें इंस्पेक्शन थोड़ा पॉसिबल नहीं होता, हम चेक नहीं कर पाते हैं कि जो प्रोडक्ट भेजा गया है या फिर जो प्रोडक्ट हमारे लिए आ रहा है वो सही होगा या नहीं होगा, क्योंकि हम उस क्या करते हैं, बस कैटलॉग के बेसिस पे ही चीज़ों को समझने का काम करते हैं। द पेमेंट इज़ रिसीव्ड थ्रू द VVP यानी कि वैल्यू पेबल पोस्ट के थ्रू और द रजिस्टर्ड पोस्ट, और रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू इससे रिसीव किया जाता है पेमेंट को। अब बात करें ट्रेडिंग प्रोसीजर्स ऑफ द मेल ऑर्डर्स की बात करें तो कहता है एडवर्टाइजमेंट टू प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। एक एडवर्टाइजमेंट पेपर या न्यूज़पेपर के थ्रू क्या कहता है, पोस्ट मतलब डिस्क्लोज किया जाता है जिसमें प्रोडक्ट के इन्फॉर्मेशन होते हैं एंड ऑर्डर रिसीविंग एंड प्रोसेस, उसके बाद ऑर्डर रिसीव किया जाता है, फिर बाकी का प्रोसेस का काम होता है एंड रिसीविंग ऑफ अ पेमेंट एटलीस्ट लास्ट में जब सारे प्रोसीजर कंप्लीट होते हैं तो पेमेंट को रिसीव करने का काम किया जाता है। इन तीनों के बाद वो कहता है तो गुड्स सिचुएशन फॉर द मेलिंग ऑर्डर कैसे होता है, वो उससे पहला आता है गुड्स शुड नॉट बी प्रिजर्वेबल इन नेचर। ऐसा गुड्स ना हो जिसको प्रिजर्व किया जाता हो नेचर में, यानी कि ऐसा हो जो नॉर्मली हम नॉर्मल नेचर में भी क्या कर सकते हो, उसको होल्ड कर सकते हो। गुड्स शुड बी स्टैंडर्डाइज्ड, गुड्स की अपनी एक अच्छी स्टैंडर्ड सिचुएशन हो। गुड्स शुड नॉट बी बल्कली, ठीक है, ऐसा ना हो कि जिसको स्टोर में बनाया जा सके, स्टोर करने का काम करते हो, बल्कली करते हो। तो गुड्स शुड बी यूज्ड
टू हैंडल, ठीक है, ईजी टू हैंडल, तो गुड्स ऐसा होना चाहिए जिसको आसानी से हैंडल किया सकता हो। गुड्स शुड बी ईजिली एक्सप्लेन थ्रू द पिक्चर्स एंड डिस्क्रिप्शंस, ऐसा गुड्स होना चाहिए जिसको हम आसानी से क्या करें, पिक्चर्स और डिस्क्रिप्शंस के थ्रू आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो गुड्स शुड बी ब्रांडेड, गुड्स कैसा होना चाहिए, ब्रांडेड होना चाहिए, जिसका अपना नेम एंड फ्रेम हो, जिस पे प्रोडक्ट की क्वालिटी का जो विश्वास होता है वो बना रहे। एंड द कॉमन गुड्स शुड थ्रू मेल रिटेल आज द बुक्स, आर्टिकल्स, ज्वेलरीज, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज, पेन्स, टॉयज एंड वॉचेस। तो अगर देखें तो मेलिंग ऑर्डर के थ्रू अगर देखें तो केवल बुक्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज, पेन, टॉयज वगैरह को ही लोग क्या करते हैं, ऑर्डर करने का काम करते हैं। अब ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन की बात करें तो ये ऐसी मशीन होती है जिसमें सेलर तो नहीं होता है, लेकिन हम अब जैसे ही अपनी रिक्वायरमेंट के लिए कॉइन डालते हैं तो उसमें से हमको पैसे उसमें से हमको दूध मिल जाता है। जिससे कहता है द वेंडिंग मशीन इज़ अ न्यू फॉर्म ऑफ द डायरेक्ट रिटेलिंग्स, इट इज़ अ मशीन ऑपरेटेड बाय द कॉइन्स और द टोकन्स। तो ये एक ऐसी मशीन होती है जो हम टोकन या कॉइन्स के थ्रू क्या करते हैं, ऑपरेट करने का काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा आपके पास ATM वाटर मशीन जो आई हुई है, आप जाते हैं 10 रुपये डालते हैं तो 10 रुपये के हिसाब से वो आपको पानी दे देता है, 5 रुपये डालते हैं तो उसके हिसाब से पानी देता है। जितने कॉइन्स हम डालते हैं उसके हिसाब से हमको जो उसमें फिट किया गया होता है रेटिंग्स, उसके हिसाब से हमको क्या आता है, वो यूनिट्स या वो प्रोडक्ट हमको मिल जाता है। द बायर्स इंसर्ट अ कॉइन्स ऑटो टोकन इन द मशीन्स एंड रिव्यूज अ स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द मशीन। तो क्या होता है कि बायर क्या करता है, टोकन या कॉइन्स को उसमें डालता है और उसके बेसिस पे जो स्पेसिफिक पॉइंट होती है, स्पेसिफिक जो क्वांटिटी होती है उसको क्या करता है, रिसीव करने का काम करता है, किसके थ्रू, वेंडिंग मशीन के थ्रू। और ये भी कहता है लार्ज स्केल ऑफ रिटेलर इज पॉसिबल थ्रू द वेंडिंग मशीन बाय द प्लेसिंग द मशीन एट द कन्वेंट लोकल लोकेशंस सच एज द पेट्रोल पंप, रेलवेज स्टेशंस, एयरपोर्ट्स एक्सेट्रा। तो अगर देखें तो ऐसी मशीनों को जहाँ पे हम क्या करते हैं, आसानी से कॉइन्स के बेसिस पे प्रोडक्ट को रिसीव कर सकते हैं। आपने अक्सर मूवीज़ वगैरह में देखा होगा बहुत सारे में कि कुछ कॉइन्स डालते हैं चॉकलेट आ जाती है, कुछ कॉइन्स डालते हैं कोल्ड ड्रिंक्स आ जाता है। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, अक्सर देखते हैं कि पेट्रोल पंप, रेलवे या फिर जहाँ पे गैदरिंग वगैरह ज़्यादा होती है उन जगहों पर मिलता है। कहता है कि द मैथड ऑफ रिटेल सेलिंग इज़ अ वेरी पॉपुलर इन द वेस्टर्न कंट्रीज़। इस तरह के जो मेथड्स हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में इस तरह की सेलिंग्स बहुत ही पॉपुलर है। नाउ दीज आर द बिकमिंग द पॉपुलर इन इंडिया ऑल्सो, और आजकल देखें तो इंडिया में भी इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। द वेंडिंग मशीन इज़ यूज टू सेल द पैकेज्ड एंड द लो कॉस्ट प्रोडक्ट ऑफ अ मास कंजप्शंस एक्सेट्रा लाइक अ सॉफ्ट ड्रिंक्स, cigarettes, postage stamps, tickets, etc. In Delhi, now the vending machine are installed at a petrol pump, railway stations for the selling the cold drinks. The mother dairy selling the milk through the vending machines, ATM card machines, and also the very popular. तो अगर देखें तो मदर डेयरी भी क्या करता है, दूध वगैरह जो बेचने का काम करता है वेंडिंग मशीन के थ्रू करता है। बहुत सारे अगर रेलवे स्टेशन वगैरह देखें, एयरपोर्ट वगैरह देखें आज के टाइम में इंडिया में, तो दिल्ली जैसे शहर में भी क्या है, इस तरह की मशीनें अवेलेबल हैं जहाँ से हम क्या करते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से कॉइन डाल के या टोकन डाल के प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। सो इसका बेनिफिट्स क्या है, द बाइंग अराउंड द क्लॉक इज़ पॉसिबल। जैसे हमारा जो टाइमिंग होता है, टाइम के बेसिस पे उस पर बाइंग परचेजिंग हम कर सकते हैं। फिर कहता है कस्टमर गेट फ्रेश सप्लाई ऑफ अ गुड्स विद द यूनिफॉर्म वेट एंड द क्वालिटी। कस्टमर को सब कुछ ठीक ठाक अच्छे कंडीशन में और अच्छी क्वालिटी में मिल जाता है। फिर ये भी कहता है नो रिक्वायरमेंट ऑफ अ सेल्समैन, इसके लिए कोई सेल्समैन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ड्रॉबैक्स ऑफ वेंडिंग मशीन की बात करें, कहता है इनिशियली द इन्वेस्टमेंट टू इंस्टॉल द मशीन इज़ क्वाइटली हाई। अगर इस तरह की मशीन को हम लगाते हैं थोड़ा सा उस पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा पड़ जाता है। द मशीन रिक्वायर्ड द रेगुलर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, और मशीन की रेगुलर रिपेयर और मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, यानी कि उसको हमेशा देख रेख करना पड़ता है। द कॉइन्स आर exact shape and size are required to operate the machine। जो कॉइन्स होती हैं उसकी एग्जैक्ट शेप एंड साइज़ होती है। आज के टाइम में देखिए सिक्का कभी कोई छोटा वाला आता है, कोई बड़ा वाला आता है, तो दोनों की सिचुएशन एक प्रॉब्लम होती है, वो कॉइन्स एक्सेप्ट ही नहीं करता है। कहता है इंडिया द वेंडिंग मशीन इज़ नॉट वेरी पॉपुलर ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ द स्मॉल रिटेल शॉप। तो अगर वेंडिंग मशीन की बात करें तो इंडिया में पॉपुलर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी क्वांटिटी में क्या है, लार्ज रिटेल शॉप है, यानी कि स्मॉल रिटेल शॉप्स हमारे पास बहुत बड़ी क्वांटिटी में, इस वजह से यहाँ पे वेंडिंग मशीन बहुत पॉपुलर नहीं है। सो थैंक यू इन दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ द डाउट और द क्वेरी, यू शुड बी कंसल्ट थ्रू द गूगल क्लासरूम। दैट्स ऑल।